जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के छोटे से सेशन में। और आज का जो सेशन अपना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम यूं कह सकते हैं कि आजकल परीक्षा का जो पैटर्न, प्रश्नों का पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है। वर्तमान एग्जाम के अंदर पेपर को समझना, फॉर्मेट को हैंडल करना, समझना, ये अपने आप में एक प्रकार से चैलेंजिंग और कसौटी हो रखी है स्टूडेंट के लिए। तो वर्तमान के एग्जाम के पैटर्न के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो वर्तमान के पेपर के साथ सामंजस्य बिठाना, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, प्रश्न के अंदर कथन निष्कर्ष किस प्रकार के प्रश्न फॉलो करने हैं, केवल ए केवल बी वाले वो प्रश्न कैसे करने हैं, और प्रश्नों का कालक्रम है वो किस प्रकार से आपको सेट करना है। मेन बड़ी बात ये आती है कि प्रश्नों में व्याख्या कर रहा है नहीं करना कर रहा है, ये बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं। और अभी एग्जाम होया, जैसे जमादार का पेपर हुआ, ये पैटर्न था। इसके बाद अधीनस्थ बोर्ड का तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का पेपर हुआ, सेम पैटर्न आया। एसआई का पेपर हो गया। और अब आगे 18 अप्रैल को आपका एक एग्जाम और होने जा रहा है, वो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो ये जो क्लास न केवल इस एग्जाम के लिए बल्कि आगामी जो भी एग्जाम जो आरपीएससी की हो या अधीनस्थ बोर्ड की हो, उसके अंदर ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को समझना किस प्रकार से है, उस क्वेश्चन को डील या हैंडल किस प्रकार से करना है, ये आपको सिखलाएगा। तो मात्र 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट या 22 मिनट का मानो, लेकिन यहां से ये फॉर्मेट आपके समझ में आना बहुत जरूरी है। जो बच्चे अब 18 तारीख को एग्जाम देंगे या आगे भी एग्जाम देंगे या सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार क्लास जरूर देखेगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से आप हैंडल करना है और क्वेश्चन में ऑप्शन को काटना किस प्रकार से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चनों का मैं डेमो लेकर के आया हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से हैंडल करने हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको अभिकथन ए दिया जाएगा और उसका रीजन उसका आर के रूप में दर्शाया जाएगा और प्रश्न के बारे में इस प्रकार से लैंग्वेज दी जाएगी। जैसे अभिकथन जो ए है वो क्या पूछ रहा है कि विगत जिस विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। और उसका कारण है वो क्या कहता है कि राव अमर सिंह जी विगत प्रसिद्ध है, उसमें से सही उपयुक्त उत्तर का चयन करना। तो विगत की बात करेंगे, विगत बता दिया है, इस चीज का वर्णन करती है। पहली बात है कि दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए या दोनों का फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि विगत क्या है, वात क्या है, वैली क्या है, जो भी टॉपिक पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे राजस्थान में भक्ति का जनक किसे कहते हैं तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, उस आधार पर आप कर पाओगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो क्वेश्चन हो पाएगा। तो विगत ऐसी घटनाएं जो पीछे बीत चुकी है तो उसके बारे में हमको बताती है। यहां तक सही आ रहा है अभिकथन। कारण राव अमर सिंह जेरी विगत प्रसिद्ध है, तो राव अमर सिंह जेरी विगत नहीं है, राव अमर सिंह जेरी वात है। तो राव अमर सिंह जेरी वात प्रसिद्ध है, तो सीधा सीधा उत्तर आपका यहां से मिल जाता है। अब यहां पे क्या अभिकथन यानी कि ये तो सही है, यानी कि कारण यहां पे गलत है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि व्याख्या किस प्रकार से करता है, अगर यहां पे ही विगत की घटना मिल जाती, यहां पे विगत की घटना मिल जाती, जैसे मारवाड़ परगनारी विगत प्रसिद्ध है इनकी, तो उसके बारे में कथन ए भी सही है, आर भी सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। यानी कि दोनों जो कथन है वो स्वतंत्र हो और एक दूसरे के साथ जुड़े हो, संबंधित हो, तो वो उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कभी कथन तो सही है, लेकिन कारण में क्या है, अमर सिंह जेरी विगत नहीं, बात प्रसिद्ध है, तो कारण गलत हो गया। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, ए और आर दोनों सही है, ए भी नहीं है, गलत है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। कुछ और क्वेश्चन आप करते हैं। देखो यहां प्रश्न आएगा, अभिकथन ए के रूप में क्या दिखाया गया है कि महाराणा सज्जन सिंह जी की अध्यक्षता में उदयपुर के अंदर देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था। एक तो क्या थी, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा थी जो कि अजमेर में बनी थी, और एक आती है देश हितैषणी सभा जो कि उदयपुर में बनी थी। और किसने गठित की थी, सज्जन सिंह ने गठित की थी। गठन की डेट भी दे रखी है, कौन सी, 2 जुलाई 1877 को ही। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, कथन सही है या नहीं, ये आपको कंफर्म होना चाहिए ये सही है। कारण क्या है, कारण इन्होंने क्यों की थी, इनका क्या था कि समाज में जो शादी के अंदर विवाह के जो अनाप शनाप खर्चे थे, विवाह के अनावश्यक जो खर्चे थे, उन खर्चों को क्या है रोकना है, और वैवाहिक जो समस्या है उनको क्या है सोल्व आउट करना है। तो यानी कि जो संस्था है वो गठित की थी, इन्होंने गठित की थी, सही है। और संस्था का उद्देश्य क्या था, विवाहिक समस्याओं का निदान करना था। यानी कि इसमें अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। आमतौर पे व्याख्या का प्रश्न कब से होता है, जब कथन और कारण दोनों सही हो, और कारण है ना,
कथन से संबंधित हो, उससे जुड़ा हुआ हो, तो उसके बारे में वो व्याख्या भी करेगा। तो यहाँ पे अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, उसकी व्याख्या भी है। मतलब ये क्या है, वैवाहिक समस्याओं का निदान करने के लिए गठित की गई थी। तो तीनों कंसेप्ट क्लियर आएंगे यहाँ पे, यानी कि ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है, यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है, दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। आगे और देखिएगा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक तो क्या है, अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में है। तो अभिकथन क्या कहता है, अभिकथन कहता है कि उस्ता परिवार के सदस्य बीकानेर की चित्रकला से संबंधित हैं। तो उस्ता कला बीकानेर से सबको पता है और मुगल शैली में निपुण माने जाते हैं, यानी कि उस्ता कला जिसको मुनलावती कला कहते हैं, पर्शिया ईरान से लाहौर अकबर लेके आया था, मुगल से थे। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे राय सिंह आए थे और विकसित हुई थी, तो अनूप सिंह के समय में इसको संरक्षण प्रदान किया गया। तो यहाँ पे क्लियर है। और कारण की बात करेंगे, कारण यहां तक कि मुगल शासक जहांगीर भी उस्ता कलाकारों को अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। तो स्पेशल जो पॉइंट जो पिन आउट किया होता है वहां पे, उसको आप हाईलाइट कर लो। जैसे जहांगीर है, जहांगीर का नहीं है, अकबर। उस्ता कला कौन लेकर के आया था, उस्ता कला अकबर लेकर के आया था। तो यहाँ पे सीधा गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या, अभिकथन तो सही है, कारण गलत है, तो व्याख्या तो सीधी कट रही है, व्याख्या तो होगी नहीं। तो अब देखो, ए और आर दोनों सही है, नहीं है भाई, ए और आर दोनों सही है, नहीं है भाई, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। सीधा उत्तर मिल रहा है यहाँ पे कि ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगर यहाँ पे अकबर होता ना, तो फिर क्या होता, ए भी सही होता और आपका आर भी सही होता और ये उसकी व्याख्या भी करता। तो इस प्रकार से दोनों कंसेप्ट नहीं, तीनों कंसेप्ट आपका तीनों क्लियर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। और देखिए जरा, और पढ़ेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक तो क्या है, अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके रीजन यानी कि आर के रूप में लिखित है। अभिकथन क्या कहता है, अभिकथन कहता है कि श्री कृष्ण भगत कवित्री और गायिका मीराबाई राजस्थान के महानतम संतों में से एक थी। बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, राजस्थान, आगे पढ़ेंगे, कारण के रूप में मीरा की भक्ति, देखो कथन जुड़ा आ रहा है, मीरा की बात की तो मीरा से जुड़ी हुई बात आ रही है, मीरा की भक्ति, उनकी भक्ति से बात जुड़ी हो रही है, सीधी सी बात है। तो कथन तो व्याख्या साथ ले जाएगा। उनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया था। तो इसमें देखो, ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करेगा। तो ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, तीनों बातें क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। आगे और देखिए जरा, आगे देखेंगे, अभिकथन दिया हुआ है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर, सहस्त्र बाहु का मंदिर नागदा उदयपुर में है। क्लियर बातें हैं कि सास बहू का मंदिर, सहस्त्र बाहु का मंदिर ये कहां पे है, नागदा उदयपुर में है। कारण क्या कहता है, कारण कहता है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो सीधा पॉइंट वहां मिल जाएगा। जैसे वहां पे जहांगीर वाला नाम आ गया अकबर की जगह, तो यहाँ पे सीधा नाम शिव को समर्पित है। तो सास बहू का मंदिर शिव जी को नहीं समर्पित दोस्तों, सास बहू का मंदिर किन को डेडिकेट किया हुआ है, भगवान विष्णु को किया गया है। तो अभिकथन ए सही है, आर गलत है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो उत्तर क्या बनेगा, डी इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता सास बहू का मंदिर नागदा में सही है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है, तो क्या होता, कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता। नेक्स्ट देखिएगा, अभिकथन, अभिकथन देखेंगे कि अभिकथन ए है, बात किसी कहानी को कहने, सुनने और उसके समान विधा है तथा तीन रूपों में उपलब्ध है, गद्य पद्य और गद्य पद्य में है। तीनों में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही आ रहा है यहाँ पे। अभिकथन में बात सही बात दे रखी है। कारण, अचलदास खींचेरी वचनिका और जग्गा खिड़ियारी बात की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो अचलदास खींचेरी वचनिका है और जग्गा खिड़ियारी बात नहीं है। जग्गा खिड़िया की क्या थी, वचनिका थी। तो जग्गा खिड़िया की क्या थी, वचनिका थी। तो यहां पे तो ये गलत तो हो गया, ये सही हो गया। तो इसमें अभिकथन ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो यहाँ पे ए तो सही है, आर सही नहीं है। आर सही नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि जग्गा खिड़िया की बात नहीं है। बात किसकी है, बात जग्गा खिड़ियारी बात नहीं है, जग्गा खिड़ियारी वचनिका है, न की बात है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था। आगे देखो, अभिकथन ए में बणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर की आसपुर तहसील के नवाटापुरा गांव में बढ़ता है। तो प्रश्न इतना चेंज हो गया, पहले सिंपल आता था कि बणेश्वर का मेला कब लगता है,
उत्तर क्लियर। आजकल बड़ेश्वर का मेला, माघ पूर्णिमा दूसरा प्रश्न, तीसरा डूंगरपुर में, चौथा प्रश्न आसपुर तहसील के, पांचवा प्रश्न नवाटापुरा में। तो अभी कथन में 5 प्रश्न पूछ लिए, उसके बाद और पूछ रहा है वहां पे कारण के तौर पे देखेंगे। तो कारण आर में बड़ेश्वर जो मेला है राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो बड़ेश्वर बड़ेश्वर की बातें आ रही है, सेम बातें आ रही है, एक दूसरे रिलेट हैं। तो ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं कथन ए, सिवाना जो दुर्ग है, सिवाना जो दुर्ग है, सिवाना जो दुर्ग है ये संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण सतली रही है, क्योंकि मालदेव ने यहाँ पे शरण ली थी, चंद्रसेन ने यहाँ पे शरण ली थी, और जैनरायण जी व्यास को राजनीतिक तौर पे बंदी कहाँ बनाया गया था, सिवाना के दुर्ग में बंदी बनाया गया था। तो उसको बोल देते हैं। कारण क्या है, इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। नहीं भाई, दुनिया का जो दूसरा जो जिब्राल्टर है ना, वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है, वो तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो केवल कथन ए सही है, आर गलत है। कथन इसका ए सही है, आर इसका गलत है, ये उत्तर बन जाएगा। इसी प्रकार कथन, अगला क्वेश्चन, कथन ए क्या कह रहा है, जमाल, जमाल क्या है, राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छंद है। ये राजस्थान अध्ययन की 10th क्लास की बुक में मिलेगा, सारे प्रश्न आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो जमाल क्या है, राजस्थानी साहित्य की काव्य का एक मात्रिक छंद है। और कथन बी कहता है कि राव इंद्र सिंह जी जमाल फेमस है। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कथन ए बी सही है, कथन बी भी सही है। अगर मान लेते यहाँ पे व्याख्या है ना, तो उपयुक्त यह है सही, व्याख्या भी करता, अगर व्याख्या होती तो व्याख्या भी करता, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ए और बी दोनों करेक्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कथन ए के अंदर देखो, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र फर्स्ट बी, यानी कि राजस्थान के 10 कृषि जलवायु खंडों के अंदर इसने क्या बोला है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फर्स्ट ए के अंदर पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र है, बाड़मेर बालोतरा जोधपुर का क्षेत्र आ रहा है। फर्स्ट बी के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ गग्गर का नाली बेल्ट आ रहा है। ये पूछ रहा है कि ये जो क्या है, राजस्थान का सिंचित मैदानी क्षेत्र है, गंगानगर हनुमानगढ़ सिंचित मैदानी क्षेत्र है, जो कि फर्स्ट बी के तौर पे है। तो ये सही आ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई उपलब्ध होने की वजह से यहाँ पे पर्याप्त नमी भी है, सिंचित क्षेत्रफल भी है, सेम है, तो यहाँ पे सेम भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे कथन भी सही है, यहाँ पे कारण भी सही है, दोनों सही है, और व्याख्या भी आ रही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो ये यहाँ पे दोनों करेक्ट आ जाएंगे, व्याख्या भी आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अब देखिए, कथन ए कहता है कि कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छेद वाली एक छिद्रित बच्चे की खोपड़ी मिली है। एक खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र थे। नेक्स्ट, कारण आर क्या कहता है कि छेद या छिद्र या मस्तिष्क जवर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। जो छेद थे ना, उसमें क्या है, मस्तिष्क जो जवर थी, बुखार थी, उसके ट्रीटमेंट की भी जानकारी यहां से साक्ष्य मिल रही है। तो ये छेद वाली बातें हैं, ट्रीटमेंट की है, ये भी ट्रीटमेंट की है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट है, दोनों सही हैं। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, यहाँ पे आ जाता। तो दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथन एक क्या दे रहा है, चोखे लाव जो महल है, चोखे लाव जो महल है जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में है, वहां पे क्या है, राजस्थान की मारवाड़ चित्र से लेके जो चित्र है ना, वो कहां पे, चोखे लाव महल में बने हुए हैं। उत्तराध्यान सूत्र चित्र है ना, उत्तराध्यान सूत्र चित्र बनाया गया, चोखे लाव महल के अंदर स्थापित है। सही है ये भी। कारण अजारों ओवरी मोती महल का संबंध कहां से, देवगढ़ शैली से है। तो अजारों जो ओवरी है, जो कि देवगढ़ चित्र शैली में एक कारखाना गोदाम है जहां पे चित्र बने हुए हैं, और ये जोधपुर में बनाए गए हैं। है तो दोनों सही, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये जो है ना, इसकी व्याख्या नहीं करता। अगर यहाँ पे आ जाता कि जोधपुर चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र उत्तराध्यान सूत्र है, तो क्या होता, कथन ए भी सही होता, कथन आर भी सही होता, सही व्याख्या भी करता। अब ये स्वतंत्र नहीं है, ये कथन अलग है, कारण अलग है, भले ही सही हो तो व्याख्या तो नहीं कर रहे, लेकिन सही हो जाएंगे। कथन ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इन चीजों को आप गौर करना भाई। और नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है, अजमेर के अकबर के किले को मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि अकबर के शस्त्रागार यहां से हटा करके 1908 के अंदर इसको राजपुताना म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। और कारण कहता है, अंग्रेजों के समय अकबर किला शस्त्रागार था।
तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, कथन ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या भी है, दोनों बातें सही आ जाएगी। नेक्स्ट उन कथन ए की बात करते हैं। यहां देखिए जरा, राजस्थान राज्य की भूगर्भिक संरचना भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में विशिष्ट है। राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश भारत के अन्य जो भौगोलिक प्रदेश है उससे अलग है, और ये कथन है। कारण क्या कहता है, यहाँ पे एक और तो प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से अरावली पर्वतमाला है जो संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। दूसरी ओर अत्याधुनिक वायु के द्वारा जमा की गई मृदा है जो कि संसार का सबसे युवा मरुस्थल भी है। दोनों में विशिष्टता यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों भौगोलिक प्रदेश से हैं, दोनों सही जुड़े हुए हैं, दोनों सही की व्याख्या भी है। और अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अभिकथन ए कहता है कि टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी के राजा भगवान विष्णु जी के स्वरूप राजा कल्याण जी का मंदिर है, जहां पे सावन के महीने की अमावस्या को, सावन की अमावस्या को या हरेली अमावस्या को मेला लगता है। करेक्ट है, ये आपको सही होना पता होना चाहिए। अगर आपको पता है ना कि मेला मंदिर किसका है, मेला कहाँ लगता है, तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, तब उत्तर के नजदीक पहुंचोगे। और इसके बाद में कारण कहता है भगवान विष्णु जी ने राजा डिग्ग का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, कल्याण मंदिर पड़ा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और व्याख्या भी है। कथन ए सही है, आर सही है, कथन के कारण की व्याख्या कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है भाई साहब, व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अभिकथन विवाह से पहले वर वधु की प्रेम आकांक्षा की अभिव्यक्ति बन्ना बन्नी के गीतों में मिलती है। शादी से पहले वर वधु के प्रेम की जो आकांक्षा है उनकी अभिव्यक्ति दो गीत गाए जाते हैं, बन्ना और बन्नी से मिलती है। करेक्ट है, ये भी सही है। दूसरा कारण कहता है बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा गीत कहलाते हैं, यह भी सही है। लेकिन ये गीत बच्चे के जन्म पे आगे, ये गीत विवाह के आगे, दोनों कथन स्वतंत्र नहीं है। हालांकि दोनों सही तो हैं, लेकिन यह उससे संबंधित नहीं है। ये बच्चे के विवाह का है, सॉरी, ये विवाह का, वर वधु के विवाह का है और ये बच्चे के जन्म का है, तो व्याख्या तो नहीं करेगा, लेकिन सही दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की कार्यवाही की व्याख्या कर रहा है नहीं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की कार्रवाई की व्याख्या नहीं कर रहा, तो यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, और अब चलते हैं कालक्रम के प्रश्न। एक तो आएगा यह प्रश्न जहां दिक्कत में नहीं करता है, एक आता है कालक्रम का। कालक्रम में आपको मान लो संत दे दिए जाएंगे, जैसे एक संत दे देंगे जाम्बू जी के बारे में, दूसरे संत आपको दे देंगे जसनाथ जी दे देंगे, जसनाथ जी, और तीसरे संत दे देंगे मीराबाई, मान लो मीराबाई दे देंगे, मीराबाई, और चौथी संत दे देंगे दादू जी। प्रश्न क्या बनेगा, निम्न राजस्थान के जो संत है ना, निम्न राजस्थान के संतों को उनके कालक्रम के आधार पे क्रम से रखिए कि उनमें से पहले संत कौन से थे, बाद में कौन से, फिर बाद में कौन से। ये प्रश्न कब सही होगा, जब आपको उनका कालक्रम पता हो। मान लो यहाँ पे देवताओं का प्रश्न भी आ जाए, देवताओं कालक्रम में सेट कीजिए, तो उत्तर के नजदीक तभी पहुंचोगे जब आपको उनका कालक्रम पता हो। तो सबसे पहले जाम्बू जी का बर्थ, जाम्बू जी का जन्म कब हुआ पता होना चाहिए आपको, 1451 के अंदर। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ, 1482 के अंदर। मीरा का जन्म कब हुआ, 1498 के अंदर। और दादू जी का जन्म कब हुआ, 1544 के अंदर। तो आप आराम से रख सकते हो, पहले कौन आए इन सभी में, 1451, 82, 98 और ये दादू जी, जाम्बू जी आ रहे हैं, तो जाम्बू जी आएंगे पहले पे। इसके बाद 1451, 1482, फिर जसनाथ जी आ रहे हैं, जसनाथ जी, फिर कौन आ रहे हैं, मीराबाई आ रहे हैं 3 नंबर पे, फिर 4 पे कौन, दादू जी आ रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका होगा। ये मान लो प्रश्न आपके देवताओं का जाए, आपका तेजा जी का आ जाए, गोगा जी का आ जाए, वीर कल्ला जी राठौड़ का आ जाए, या रामदेव जी का आ जाए, तो सबसे पहले उनके देवताओं का कालक्रम देखते हैं। गोगा जी का टाइम पीरियड कब का था, गोगा जी आएंगे, फिर तेजा जी आएंगे, फिर रामदेव जी आ जाएंगे 15वीं शताब्दी के अंदर, और उसके बाद में वीर कला जी राठौड़ पढ़ेंगे तो 1567 और 68 के अंदर वो आ जाएंगे। तो उन्हीं के आधार पर इनको कालक्रम में रख सकते हो। तो एक कालक्रम का प्रश्न है, टफ लगेगा आपको, ये तब कर पाओगे जब आपको क्लियर हो सारी बातें, मेन चीजें हैं। कथन और कारण का प्रश्न आप तब कर पाओगे जब आपको कुछ उसके बारे में कॉन्सेप्ट या फैक्ट पता हो। और तीसरा
तीसरे में क्या है, ऐसे को कथन दिए जाएंगे 1, 2 और 3, और आंसर के तौर पे इस प्रकार से मिलेंगे आपको ABCD। तो उसमें कई बार आता है ना केवल एक, तो केवल एक होने के चांसेस बहुत थोड़े कम होते हैं, उनको बारीकी से आराम से डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि 1 नंबर में क्या पूछ रहा है, 2 नंबर में क्या पूछ रहा है, 3 नंबर में क्या पूछ रहा है। 360 डिग्री एंगल से उनको पढ़ करके ऑप्शन को कट करना सीखना है, कट करना है, कट करने के बाद में कौन कौन सा सही बचेगा तो करना पड़ेगा। आजकल के पेपर के अंदर मेन बात देखो, कंपटीशन देखा जाए तो ये जो पीछे पेपर का नवाचार किया जा रहा है, तो उसके अंदर पहले सिंपल प्रश्न आते थे, कंपटीशन टाइट रहता था। यहां पे लेंथी पेपर होने की वजह से बच्चों से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, बच्चों के टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो फिफ्थ कॉलम है बच्चों से वो स्किप हो रहा है, बहुत से बच्चे फिफ्थ कॉलम को भी स्किप कर पा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, भूल जाते हैं। और तीसरी बात है, पेपर जैसे लेंथी पेपर है, एक क्वेश्चन के अंदर बैठे रहते हैं तो बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं, लास्ट में लगता है कि ले भाई आधा घंटा बच्चा इतने क्वेश्चन पढ़े हैं, तो जल्दबाजी के अंदर आनंद फानंद के अंदर है, फिर वो नेगेटिव भी करते हैं। तो ये कई चीजें हैं, तो इसीलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। आजकल के एग्जाम के अंदर, वर्तमान के एग्जाम के अंदर, इस एग्जाम से पार पाने के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग चुनौती है ना, वो है प्रैक्टिस है। तो इन क्वेश्चन के जितना हो सके आप कोई भी टॉपिक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जहां से आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जा रहे हो, कथन निष्कर्ष के, अभिकथन कारण के, व्याख्या वाले प्रश्न, कालक्रम वाले प्रश्न, अवरोही क्रम वाले प्रश्न हैं, और निम्न में से बेमेल युग्म छांटना, इस प्रकार के क्वेश्चन करने से आपकी जो टाइम मैनेजमेंट हो रहा है इसके अंदर वो अच्छे से सीख पाओगे। फिफ्थ कॉलम वाला आपका हैबिट पड़ जाएगी, वहां पे है नेगेटिव होता है या जो सिली मिस्टेक होती है वो भी आप धीरे धीरे आप कम करना स्टार्ट कर दोगे है। और जो इन बच्चों का भी अगर एग्जाम है तो ये थर्ड ग्रेड का पेपर है, जमादार का पेपर है, इस आधार पे थोड़ी सी आप प्रैक्टिस जरूर करके जाए। देखो पेपर इतना डीप नहीं आ रहा है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं। अगर आप लेंथी क्वेश्चन को पकड़ लिया, आपने उसको आपने डील कर लिया, लीड में चले गए, तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे रहोगे। है अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें जितना हो सके। और जिन बच्चों का एग्जाम आगे जैसे 18 अप्रैल को है, आगे और एग्जाम है, उन सभी को हमारी ओर से ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।